ये जो मेरा ड्रीम है आईएएस बनने का, अगर मैंने यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं किया तो मैं क्या करूँगा उसके बाद। पिछले 2 अटेम्प्ट में फेल हुआ। मैं रियलिस्ट था, मुझे पता था कि एग्जाम का नेचर ऐसा है कि शायद आप फेल हो जाएं, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेजेस आप कहीं से भी थोड़ा सा ही फॉल्ट करते हैं आप। थोड़ा प्रेशर तो रहता है, थोड़ा एक्सपेक्टेशंस भी रहती है, नॉट ओनली फ्रॉम द पेरेंट्स बट ऑल्सो फ्रॉम अदर रिलेटिव्स। Hello and welcome to Byju's Exam Prep IAS. Final results of Civil Services Examination 2021, more popular as IAS examination, have been declared. 685 recommendations were made by UPSC for final selection, and lakhs of students they sit for this exam. As you are aware that we are running a series of toppers talk. They share their journey, their views, their experiences. And in this series, we already had such conversations with so many toppers. Today, we are delighted and privileged to have All India Rank 6, Mr. Yaksh Chaudhary with us. Welcome, Yaksh. Thank you, sir. Welcome to Byju's Exam Prep IAS. Thank you, sir. First of all, congratulations for this grand success. Thank you. Yaksh, you belong to a very humble, modest background. Your father is in agriculture field. Your mom is a homemaker. There must be some pressure on you and some expectations from you. How did you cope up with that? थोड़ा प्रेशर तो रहता है, थोड़ा एक्सपेक्टेशंस भी रहती है, नॉट ओनली फ्रॉम द पेरेंट्स but also from other relatives, from friends. Since I have been graduated from IIT, तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार IIT से कर लिया है तो उसके बाद भी कुछ अच्छा करेगा, तो एक थोड़ा सा ये प्रेशर रहता है कि हमको कुछ अच्छा करना है। बट जैसे आपने बताया कि मैं हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों को हमको सीखना पड़ता है जो हम एक गाँव में रह के बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होता है या जो बाकी एटिकेट्स होते हैं जो आजकल मॉडर्न समझे जाते हैं, वो सब हमको सीखना पड़ता है। तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल्स, करेक्ट, मेरा इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क्स आता था, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कोप अप करने के लिए तो एक ही तरीका होता है, हार्ड वर्क किया जाए। जो एग्ज़ाम की डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए, उसके लिए चाहे किसी भी तरीका जो भी हमको अपनाना है, कुछ लोग स्मार्ट वर्क बोलें, इंटेलिजेंट वर्क बोलें, हार्ड वर्क बोलें, कुछ भी बोलें, वो सब हमको करना ही पड़ता है। अल्टीमेटली एग्जाम्स की डिमांड्स हमको फुलफिल करनी है, उनको फुलफिल करते हैं तो एग्जाम क्लियर हो जाता है। गुड। ये आपका दूसरा प्रयास था? नो सर, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा, ये आपका तीसरा प्रयास, थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा, ये बताएं कि कई बच्चे 5 साल 6 साल इसमें लगाते हैं, देते हैं, अपने गोल्डन यूथ का 5-6 साल देना क्या वर्थ है? और 3 साल तक उस मोटिवेशन को इतने हाई रखना, ऑल इंडिया रैंक 6 टॉपर बनना से इतने बड़े और प्रेस्टिजियस एग्जाम का, आपने कैसे अपने मोटिवेशन को 3-4 सालों तक, वर्षों तक इतना हाई रखा? कैसे वो परसिवरेंस बनाए रखा? कैसे सस्टेन किया आपने? जी देखिए, आपने पहला सवाल ये पूछा कि क्या वर्थ है कि नहीं यूपीएससी का प्रिपरेशन। देखिए, ये तो मैं बोलूँगा थोड़ा रियलिस्टिक भी है, थोड़ा प्रैग्मेटिक भी है कि एग्ज़ाम अनसर्टेन है। बहुत कम सीट्स हैं, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ चंद लोगों का सिलेक्शन वहाँ पे होगा। और ये भी ट्रूथ है कि जिस तरह का नेचर है एग्ज़ाम का, बहुत छोटी छोटी अगर मिस्टेक्स करते हैं बच्चे तो हो सकता है कि डिज़र्विंग कैंडिडेट्स भी बाहर चले जाएं। बट जो सिविल सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है हमें समाज के लिए कुछ करने का, और थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिलता है, लोगों से कनेक्ट बढ़ता है, हम ग्राउंड पे चेंजेस ला सकते हैं। वो जो प्रोवाइड कराता है प्लेटफॉर्म, ये जो वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, मुझे लगता है बाकी कोई भी चीज़ वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कराता है, सिविल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अब जब हम तैयारी करते हैं, वहाँ पे 2 रास्ते हमारे पास होते हैं या 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो सिलेक्शन हो जाता है या सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए, अगर सिलेक्शन हो जाता है, जैसे मैंने बात की, अपॉर्चुनिटी मिलती है इतनी बड़ी समाज के लिए काम करने का, देश के लिए कुछ काम करने का, तो वर्थ है क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरी चीज़, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो ये तो ट्रुथ है कि यूथ का एक प्रेशियस टाइम जो हमारा होता है वो थोड़ा वेस्ट तो होता है।
बट हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो जो हम चीज़ें यूपीएससी के दौरान सीखते हैं, मुझे तो लगता है उससे हम एक बेटर सिटीज़न बन सकते हैं। हमें पॉलिटी के बारे में नॉलेज होता है, हमें देश की जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में नॉलेज होता है, सोसाइटी कैसे काम करता है, अल्टीमेटली जो भी देश किस तरह से काम कर रहा है उसके कोई भी हिस्से हैं वो सब हमको पता होता है। तो हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, एक बेटर सिटीज़न बन सकते हैं। हमें अपने राइट्स के बारे में पता होता है, पूरा जो जुडिशियल प्रोसेस हुआ या गवर्नेंस का प्रोसेस हुआ हमको सबको उन चीज़ों का पता होता है। तो ये चीज़ अगर देखा जाए तो सिविल सर्विसेज की तैयारी वर्थ है। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि मैंने बोला कि जैसे सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि एक प्लान भी तैयार रखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने 6 या 7 साल यहाँ पे दिया है, उसके बाद वापस से किसी जॉब में जाना या वापस से कुछ नया स्टार्ट करना खुद से, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होके अपना एक प्लान भी तैयार रखा जाए। और आपने जैसे आगे पूछा कि कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस या 3 साल तक, 3 वर्षों तक। मेरा तो 4 साल हुआ। 4 साल कैसे? मैंने कॉलेज में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था थोड़ा थोड़ा, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना। उसके बाद 2018 से मैंने एकदम फुल फ्लेज तैयारी शुरू की थी। पूरा टाइम मुझे यूपीएससी को देना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो अपना अंदर का मोटिवेशन होता है, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है। बाहर का मोटिवेशन, पेरेंट्स का प्रेशर हो, दोस्तों का प्रेशर हो, या कोर्ट्स पढ़ लिया जाए, मोटिवेशनल टॉक्स देख लिया जाए, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि 1-2 दिन आपके पास प्रेशर रहेगा, ये सस्टेन नहीं कर सकता है। सस्टेन आपका सिर्फ एक चीज़ कर सकता है, इंटरनल मोटिवेशन। आप किस वजह से सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं? क्या आप जो पढ़ रहे हैं आपको उसमें इंटरेस्ट है? क्या आपको पॉलिटी पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है? क्या आपको ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है? आपका इंटरेस्ट हो, आपका एक कुछ पुशिंग फैक्टर हो कि यार मुझे समाज के लिए कुछ काम करना है, अंदर से मोटिवेशन आए हमारा, वो चीज़ ही हमारी कंसिस्टेंसी ला सकता है। बाहर से कोई हम टाइम टेबल बनाएं, ये करें, वो करें, मोटिवेशनल टॉक्स देखें, वो सब कुछ समय के लिए सस्टेन कर सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना। बट लंबे समय के लिए, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन तो मुझे लगता है बेसिक्स ही कवर करने में 12 महीने, 15 या 18 महीने लग जाते हैं। इतने लंबे समय तक, और अगर नहीं होता है तो 4 साल, 3 साल, मेरे 4 साल लगे। उसको सिर्फ तभी कंसिस्टेंटली हम टाइम दे सकते हैं अपना यूपीएससी, जब हमारा अंदर से मोटिवेशन हो। और थोड़ा सा ये भी सोचे कि मैं अपना पर्सनल बता सकता हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तब मैं क्या करूँगा। ये जो मेरा ड्रीम है आईएएस बनने का, अगर मैंने यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं किया तो मैं क्या करूँगा उसके बाद। ये जो पुशिंग फैक्टर था मेरा, ये सबसे बड़ा था। और अंदर से मोटिवेशन मेरे अंदर काफ़ी हाई था, कॉन्फिडेंस भी मेरा हाई था। ऐसा नहीं मैं पिछले 2 अटेम्प्ट में फेल हुआ तो ऐसा नहीं था कि मैं डीमोटिवेट हो गया कि यार ये प्रिपरेशन वर्थ है कि नहीं है, या मैं डिज़र्विंग हूँ कि नहीं हूँ। मैं रियलिस्ट था, मुझे पता था कि एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि शायद आप फेल हो जाएं। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेजेस, कहीं से भी थोड़ा सा ही फॉल्ट करते हैं आप तो आप नीचे जा सकते हैं। और अपना इंटरनल मोटिवेशन, थोड़ा सा रियलिज्म रख के हार्ड वर्क किया, कंसिस्टेंसी बनाए रखी अपनी, और थोड़ा सा सोचा कि मैं बड़ा पर्सनल सी चीज़ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, अपने दोस्तों से भी मैं शेयर करता था। उनसे ये बोलता था कि यार अगर तुम अभी नहीं पढ़ते हो तो डाउन द लाइन 4 या 6 साल बाद तुम ये सोचो कि तुम किस स्टेज पे होगे, और ये रिग्रेट ज़िंदगी भर रहेगा कि यार हमको आईएएस बनना था बट हमने हार्ड वर्क नहीं किया। आप उस टाइम पे जाके अपनी हालत को देखो कि अगर आप अभी हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो लास्ट में पूरी ज़िंदगी ये रिग्रेट करेंगे कि यार हमको तो आईएएस बनना था। ये चीज़ होती है, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था मेरे लिए, एक थोड़ा सा आगे का सोचना, कि रियलिस्ट होकर सोचना वो भी। तो इंटरनल मोटिवेशन, ये चीज़ जो मैंने आपको बताया, ये चीज़, इन सब से ही पूरा कंसिस्टेंसी मेरा बना। अच्छा, 4 वर्षों में आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, बहुत चैलेंजेस देखे होंगे। जब इतनी मेहनत के बाद किसी स्टेज पर आप फेल हो गए तो डिसअपॉइंटमेंट भी आती है। कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपका मैकेनिज्म क्या था कि आप डिविएट नहीं हुए, बल्कि दोबारा जोश के साथ फिर से आप अपनी तैयारी में लगे? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो निश्चित रूप से कई तरह के फाइनेंशियल इश्यूज, सोशल इश्यूज, प्रेशर्स आए होंगे आपके ऊपर। कैसे आपने उसको रखा, और कुछ अपनी जर्नी हमारे जो नए स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनको हेल्प कर सके? देखिए, मेरे तो 3 अटेम्प्ट हुए, अप्स एंड डाउन्स तो आए। कभी मॉक टेस्ट देते थे, उसमें कभी अच्छे मार्क्स आते थे, कभी खराब मार्क्स आते थे। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट गए तो इंटरव्यू में इतने कम मार्क्स रहे, मेंस में भी थोड़ी मैंने गड़बड़ कर दिया था, उन सब की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। थर्ड अटेम्प्ट में भी जाके
अगर आप मेरे से पूछे कि अगर मैं अगला अटेम्प्ट दूंगा तो मुझे अभी भी मेरी गलतियाँ पता है, मैं कि मैंने भले से मेरा रैंक आया है, अच्छा रैंक आया है, बट मुझे पता है मैंने अभी भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो ये अप्स एंड डाउन्स को सबसे कोप अप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आप फेल हुए हैं तो जाके आप समझें कि आप कहाँ फेल हुए हैं, आपका क्या कारण था। मैं पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में फेल हुआ जैसे, हालांकि मुझे पता था कि मेरी तैयारी ठीक ठाक थी, बट मुझे वहाँ पे मैंने अपनी कुछ गलतियाँ देखी, अगले अटेम्प्ट में उनको सुधारने की कोशिश की। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, लास्ट ईयर जब मेरा इंटरव्यू में मेरा 146 मार्क्स आया था लास्ट ईयर, मुझे पता था कि मेरा ना सिलेक्शन होने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इंटरव्यू में ये फाइनल सिलेक्शन ना होने में इंटरव्यू का बहुत बड़ा हाथ है। इस बार मैंने सोचा कि इसको इम्प्रूव किया जाए, ये मेरी गलती थी, मुझे मेरी गलतियाँ पता थी, काम किया मैंने बहुत ज़्यादा। वो अलग बात है कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ पाए बहुत ज़्यादा, बट इस तरह से अपनी गलतियों पे काम करके आगे बढ़ना। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरनल मोटिवेशन होगा तो आप बढ़ते रहेंगे। नंबर ऑफ हर स्टेज पर आपने इंट्रोस्पेक्शन किया। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी लोगों से सीखें, कुछ जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, वो जो गलतियाँ कर रहे हैं उनकी गलतियों से सीखें। मेरा जो फ्लैटमेट है वो मेरी आंसर राइटिंग से बहुत कुछ सीखा है, तो उनसे भी सीखें, सीनियर से बात करें और अपना मोटिवेशन हाई रखें, गलतियों को एनालाइज करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि एग्ज़ाम की डिमांड्स को समझें। अगर आप जैसे मेंस में आंसर राइटिंग चाहिए, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप चाहे कितना भी पढ़ लें, आपको अल्टीमेटली आंसर्स लिखने ही लिखने हैं। अगर आप आंसर्स राइटिंग में वीक हैं तो आप मेहनत करें उस पर। यही चीज़ जैसे मैं पहले बोल रहा, अपनी गलतियों को सुधारें, और आप जब पढ़ेंगे ज़्यादा, गलतियाँ सुधरेंगी तो एक अंदर से भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमारा कवर हो रहा है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, मेंस क्लियर हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप हाई रहता है। तो इन सब चीज़ों से आपने सीखा। हाँ। अच्छा यक्ष, आपने 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बोली कि बहुत छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं कि कई डिजर्विंग बाहर चले रह जाते हैं। कुछ आप ऐसी छोटी मिस्टेक्स अपना एग्जाम्पल देते हुए बता सकते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चा या तो इग्नोर कर देता है या जिस पर बच्चा ध्यान नहीं देता, जो कॉमन मिस्टेक्स आपने नोटिस की होंगी अपने पीयर ग्रुप में, अपने साथ के रूममेट्स में या दोस्तों में, जो हो सकता है आपने भी की हो, बाद में आपने उस पर वर्क किया, ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो कॉमन हैं जिसको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, हालांकि वो गलती मैंने नहीं की, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, सबसे बड़ी गलती होती है कि इंटीग्रेटेड वे में तैयारी ना करना। पहले ये सोचना कि पहले हम प्रीलिम्स निकालेंगे, फिर हम मेंस निकालेंगे, फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है। हालांकि मैंने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ की, पर मैं फेल हो गया पीटी की तैयारी साथ करें, मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी मैं साथ में नहीं कर पाया। इन तीनों की तैयारी साथ में होनी चाहिए, तभी एग्जाम क्लियर होगा अच्छे रैंक के साथ। अगर हम ये सोचेंगे कि पहले प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ा जाए, फिर मैं आंसर राइटिंग पे काम करूंगा या करूंगी, फिर मैं जाके आगे इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट पे काम करूंगी, वो थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा ये, जैसे मैं पहले बोल रहा था, डिमांड समझना एग्ज़ाम की, तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है कि PYQs देखें, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करें। कुछ थीम्स होते हैं UPSC के जिस पर बार बार सवाल पूछे जाते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करें। मेंस के भी PYQs में कुछ एरियाज रहते हैं जहाँ पे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनकी तैयारी बढ़िया से करें। पहले से डायग्राम्स बना के रखें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेटा तैयार रखें उसके ऊपर। तो एक ये भी एक गलती होती है कि जो स्टूडेंट शायद इग्नोर करते हैं। और तीसरा ये कि प्रीलिम्स के तो मार्क्स तो ऐड होते नहीं है, वो तो क्वालिफाइंग है। करेक्ट। मार्क्स ऐड होने इंटरव्यू की और मेंस के, और मेंस में सिर्फ एक ही चीज़ है, आंसर राइटिंग। जो मैंने भी गलती की कि जो डर होता है अंदर से आंसर राइटिंग का कि यार अभी नहीं करते, 2 महीने बाद करते, 2 महीना अभी नहीं, या 4 महीने बाद करते, ये डर निकालना बड़ा ज़रूरी है। आपको टॉपिक के बारे में पता हो या ना पता हो, आंसर राइटिंग करें, लिखें, सीखें उसको, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे अंदर, मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया तो मेरे अंदर इंटरव्यू देने का बहुत डर था, मैं एकदम डर जाता था इंटरव्यू के नाम से। मैं मॉक इंटरव्यू से डरता था, इसीलिए मैंने मॉक इंटरव्यूज भी बहुत कम दिए। इस बार मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देते हैं, ये अपना डर जो है इसको निकालते हैं। तो ऐसे ही आंसर राइटिंग का डर है, इसको निकालना बड़ा ज़रूरी है। जब मेंस निकलेगा उसके बाद जो इंटरव्यू का डर है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जब एग्जाम में हमको पता है कि आंसर्स लिखने हैं, इंटरव्यूज़ देना है वहाँ पे, तो उससे डरना क्या फिर, उसको वहीं पे हैंडल करें उसको, रादर देन उसको टालते रहें कि भाई आज करेंगे कल करेंगे। ये भी एक गलती होती है। और इससे भी एक जो सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है, मैं कहीं पे भी बात करता हूँ इसके बारे में ज़रूर बात करता हूँ, बच्चे जहाँ पे फेल होते हैं वो ये है कि रीडिंग करना, उसको समझना नहीं।
अगर चीज़ों को नहीं समझेंगे तो वो चीज़ें ऐसा है कि काम नहीं आएंगी कहीं पे भी। प्रीलिम्स का भी नेचर आजकल ऐसा है, मेंस में भी एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पीटी में तो अल्टीमेटली पूछे ही जाने। अगर सिर्फ रीडिंग मारना है कि यार हमको, एक सोशियोलॉजी में कंसेप्ट होता है रिचुअलिस्ट का। रिचुअलिस्ट मतलब कि बस काम कर रहे हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट्स। तो ये जो चीज़ है इसको छोड़ना पड़ेगा, समझने पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा गेम यूपीएससी का वो समझ के ऊपर है। सिर्फ रीडिंग मार के चीज़ों को याद करने की कोशिश करके उससे जर्नी मुश्किल हो जाएगी। फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रिवीजन कैसे किया जाए। बोलते हो अगर तुमने पढ़ा बहुत अच्छे से समझ गए तुम्हें कम नंबर ऑफ रिविजन्स चाहिए, रादर देन कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 30 बार लक्ष्मीकांत रिवाइज किया, 40 बार लक्ष्मीकांत रिवाइज किया। आप अगर अच्छे से करोगे तो शायद हो सकता है 5 या 7 या 8 या 10 बार रिवाइज करने में आपका कम चल जाए। तो जो समझ के नहीं पढ़ना, रिचुअलिस्ट बनना, बस ये सोचना कि इतने नंबर ऑफ पेजेस मुझे कवर करने हैं, 2 दिन में लक्ष्मीकांत कवर करनी है, 2 दिन में स्पेक्ट्रम कवर करनी है, ये जो माइंडसेट है ये बड़ा खतरनाक है यूपीएससी के लिए। चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है, तभी लंबे समय तक रिटेन रहेंगी। प्रीलिम्स में रिकॉल तभी कर पाएंगे, मेंस में आपके अंदर से नेचुरली पॉइंट्स तभी आएंगे जब चीज़ों को आपने समझा होगा। ये सब चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ कि आज जो बच्चे दे रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया आपने कहा। आपने 4 बातें बताई। पहला तो आपने कहा इंटीग्रेटेड तैयारी करें, दूसरा आपने कहा डिमांड को समझें, पीवाईक्यू को देखें, तीसरा जिस स्टेज पे डर लगता हो उसको और करें जिससे डर आपका निकल जाए, और चौथा समझें, स्पीड उस पर ध्यान कम दें, थोड़ा सा समझ जरूरी है। और स्पेशली वो स्टूडेंट जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में है, अभी जो भी सुन रहे हैं मुझे, उनके लिए मैं बोलूँगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो एक नींव की तरह होता है बिल्डिंग की। अगले जो फर्दर अटेम्प्ट वो आपकी पूरी ऊपर बिल्डिंग है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो एक छोटे से हवा के झोंके में बिल्डिंग गिर जाएगी। फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है फाउंडेशनल अटेम्प्ट है, जो इसमें आप पढ़ेंगे, जो भी बच्चे इस अटेम्प्ट में पढ़ेंगे वो अगले अटेम्प्ट तक काम आएगा। ये जो समय है 1 साल का, जितना भी समय जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में है अभी, उनके लिए ये समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे समझ बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद टाइम नहीं मिलता है, साइकिल में फंस जाते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, फिर समझ बनाने का टाइम नहीं होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को स्पेशली ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। ब्यूटीफुल। जिस क्लैरिटी के साथ आपने बताया, निश्चित रूप से वो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मेरा भी अपना जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें बच्चे इग्नोर करते हैं इन एरियाज़ पे। कह सकते हैं कि आपने नब्ज पकड़ा यूपीएससी का, तो जितनी बार भी देंगे आप बहुत ही हाई रैंक लेकर आएंगे। बिल्कुल। यक्ष, अब आते हैं, अगर हम हर स्टेज की बात करें, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपने सिर्फ पहला अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, बाकी अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स निकालते चले गए। कैसे आपने अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कम किया? कैसे आपने उसके नब्ज को पकड़ा कि प्रीलिम्स तो निकाला जा सकता है, बहुत ऐसी बात नहीं, अब लगातार आपने निकाला। कैसे स्टूडेंट उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी ला सकता है? देखिए, इसके लिए पहले हमें प्रीलिम्स को समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स का नेचर क्या है। प्रीलिम्स में कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो करंट अफेयर्स से आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रैंडम आ रहे हैं। जो हम स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ते हैं, जैसे कुछ मैगजीन्स पढ़ें या और भी कोई मटेरियल पढ़ें, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर स्पोर्ट्स के 3-4 सवाल पूछ लिए थे, उससे पहले एग्रीकल्चर, अभी एंशियंट मीडिवल काफ़ी पूछने लगे। मीडिवल तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो ये इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अगर कम करना है तो स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर स्टैटिक करके जाएंगे तो 100 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। अगर किसी को आगे ज़्यादा नंबर टॉप करना है वो बात अलग है। अगर किसी को प्रीलिम्स निकालना है सिर्फ सिविल्स का, फॉरेस्ट का भूल जाए तो एक बार को, तो स्टैटिक पढ़ के 100 नंबर लाए जा सकते हैं। और करंट अफेयर्स तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे वो कवर हो ही जाएंगे। बहुत रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, वो सबके लिए रैंडम है, आप उनको छोड़ सकते हैं। बट जैसे लक्ष्मीकांत होती है, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन सब से आराम से 50-60 नंबर तो इन 2-3 सब्जेक्ट से ही आ जाते हैं। उसके बाद आपने आर्ट एंड कल्चर बेसिक स्टैटिक पार्ट कर लिया, आपने बाकी जो एनवायरनमेंट है उसके बेसिक्स कवर कर लिए। तो इन सब से अगर आप स्टैटिक पे बहुत अच्छे से फोकस करें, अब अच्छे से फोकस करने का बात यही है, जैसे मैं पहले बोला था, अंडरस्टैंडिंग। जो बेसिक क्वेश्चन कंसेप्ट वाले आते हैं जैसे, वो गलत नहीं होने चाहिए। अभी लास्ट ईयर, इस बार का तो मैंने नहीं देखा पेपर, लास्ट ईयर जैसे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे, आर्टिकल 14 के ऊपर एक लंबा सा स्टेटमेंट दिया हुआ था, पूछा था कौन से आर्टिकल में, वो बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं हो सकता था वो क्वेश्चन। जब लिबर्टी का मीनिंग पूछ लेते हैं, वो सब बिना अंडरस्टैंडिंग के इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना मुश्किल है। इकोनॉमी में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो स्टैटिक को किया जाए, अंडरस्टैंडिंग के साथ किया जाए,
तो आपका स्टैटिक के तो मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आए वो आप करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर्स को छोड़ के चले जाएं। यूपीएससी का प्रीलिम्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है अगली बार 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ऐसे आ जाएं जो बाकी को पता हो आपको ना पता हो। बेयर मिनिमम सब कवर करना है, फोकस स्टैटिक पे रखना चाहिए। और इसके बाद अनसर्टिनिटी को कम करने का एक ये तरीका है, मुझे लगता है आजकल यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर बहुत लेंदी हो गया है, बहुत सारे लंबे स्टेटमेंट्स आते हैं, उसको समझने में भी टाइम लग जाता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करें कि आपको वहाँ पे किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, कितने राउंड्स में अटेम्प्ट करने हैं, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, आपको रीडिंग स्पीड कितनी रखनी है, OMR कैसे भरनी है। ये सब चीज़ें को पहले से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है प्रीलिम्स में जाने के बाद। मतलब कि जो प्रीलिम्स का टेम्परामेंट है वो जनरेट करना पड़ेगा प्रीलिम्स में जाने से पहले। और अगर हम मेंस की बात करें तो बहुत लिखना है, हाँ 20 आंसर्स लिखने हैं। अब तो यूपीएससी ने पेजेस भी दे दिए, उसी के अंदर लिखना है। राइटिंग स्पीड कैसे, आपने 2 क्वेश्चन है इसमें मेरा आपसे, एक तो सब्सटेंस ऑफ राइटिंग वो आपने कैसे मजबूत करी, और दूसरा वो स्पीड कैसे, जैसे मान लीजिए मेरी स्पीड नहीं है तो मैं क्या करूं जैसे मेरी स्पीड ऐसी हो कि मैं पूरे प्रश्न सारे 20 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकूं। राइटिंग स्किल को शार्पन करने का आपका क्या तरीका था? देखिए, जैसे आपका पहला पार्ट था क्वेश्चन की कि जो कंटेंट होता है, जैसे मैं पहले से ही एम्फेसाइज करता आ रहा हूँ जब से इंटरव्यू शुरू हुआ, अंडरस्टैंडिंग। अगर समझ है तो कंटेंट अपने आप आपके पास है चीज़ों का। जब आप लिखने बैठेंगे नेचुरली अंदर से पॉइंट्स आएंगे, अगर नेचुरली नहीं आते तो टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए जाएं, बट समझ के साथ। समझ जरूरी है, क्वेश्चंस एनालिटिकल आएंगे, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कम आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस, अगर आते भी हैं तब समझ के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, वो आपने समझ बना ली, आपका कंटेंट तैयार है। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें थे, डेटा होता है, कुछ एनेक्डोट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, डायग्राम्स हैं, ये सब आप पहले से तैयार कर दें, आपके पास कंटेंट तैयार है। अब बात आती है आपको प्रेजेंट कैसे करना है। मुझे तो लगता है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं सबके पास कंटेंट सेम ही होता है, नॉलेज सबके पास सेम है, सबने सेम किताबें पढ़ी है। डिफरेंस क्रिएट करता है कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे वो प्रेजेंटेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पहले से एक आंसर का स्ट्रक्चर सोचा जाए कि इंट्रोडक्शन में मैं ऐसे लिखूंगा या लिखूंगी, बॉडी ऐसे लिखना है, कंक्लूड ऐसे करना है, एग्जाम्पल्स ऐसे लिखने हैं, डेटा इस तरह से कोट करना है, ब्रैकेट में कोट करना है, या फिर वर्ड्स होते हैं एज पर दिस रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, किस तरह से भी आपको करना है वो पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंक्लूड कैसे करना है आंसर्स को, एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे लिखनी है अपने आंसर में, कितने पेन यूज़ करने हैं, ब्लैक पेन यूज़ करना है या ब्लू यूज़ करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन में तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करता था। इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। प्रैक्टिस ज़रूरी है इस चीज़ में, इसके लिए टेस्ट सीरीज़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कम लगाया था, मुझे रिग्रेट है आज तक इस चीज़ का। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करें बढ़िया से। और जैसे आपने पूछा कि राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाया जाए, बहुत सिली चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने तो मेरे पेन पकड़ने का एंगल ही चेंज किया था, बिल्कुल पेन चेंज किया था, राइटिंग का अपना फ़ॉन्ट का साइज़ जो होता है वो बढ़ा दिया था जिससे मेरी कॉपी भरी भरी लगे। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये तो इंडिविजुअल पे मैटर करता है, कौन सा पेन यूज़ करता है, कितना फ़ॉन्ट साइज़ है, लाइंस के बीच में कितना स्पेस रखना है, डायग्राम कितना बड़ा बनाना है। ये सब चीज़ों से जो वो कॉपी है आपकी जल्दी से भरी जा सकती है। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरा एंगल मैंने चेंज किया अपने पेन का, पहले मैं नहीं भर पाता था कॉपी, मेरे क्वेश्चंस पूरे होने में मुझे डर लगता था खुद से। जब मैंने अपना एंगल चेंज किया पेन का तो मेरा स्पीड ज़्यादा आने लगा, पेन में स्मूथली ग्लाइड करता था। ये छोटी छोटी चीज़ें से स्पीड, राइटिंग स्पीड बढ़ती है। अल्टीमेटली तो प्रैक्टिस। इनोवेटिव थे आप, अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे जब तक कि हमें हमारा गोल नहीं मिल जाता है। और यहाँ पे तो ये है कि सबको अपना, सबका अलग सिस्टम है इंडिविजुअल्स का, खुद के एक्सपीरियंस से सीखे कि स्पीड कैसे बढ़ानी है, रादर देन बाकी दूसरे लोगों से पूछे यार मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही। खुद से एनालाइज करें कि स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही। स्पीड कम है, कंटेंट कम लिखना है तो स्पेसिंग बढ़ाएं लाइंस के बीच में, फॉन्ट साइज बड़ा करें, डायग्राम ज़्यादा ऐड करें। तो अपने एक्सपीरियंस से सीखें कि आपको क्या ज़्यादा सूट करता है। राइट, ब्यूटीफुल। और अगर हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें, आपने कहा कि ये आपका एक वीक एरिया था, कम्युनिकेशन या इंटरव्यू। उसमें कॉलम है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़। जो मेरा अपना अनुभव है, कई बच्चे उसको सिर्फ एक रिचुअल के रूप में भर देते हैं। कैसे, कितना सीरियसली डैप को लेना चाहिए और अपनी हॉबीज़ कैसे इनकलकेट करनी चाहिए, आपने कैसे उसको किया? देखिए, मुझे तो लगता है कि डैप सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उस चीज़ को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस एरिया से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस बार का मैंने इंटरव्यू जब दिया तो मेरा ऑलमोस्ट
कुछ ही सवाल थे जो मेरे डेफ से बाहर थे, 2-3 करंट अफेयर्स के सवाल थे जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स चल रही थी, बाकी मेरा पूरा डेफ पे था। मेरा सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी, मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में एक बार सिलेक्शन हुआ था उसके ऊपर क्वेश्चंस, उसके ऊपर मेरा एथलेटिक्स मैंने भरा था अपने स्पोर्ट्स वाले में, उसके ऊपर क्वेश्चंस, मेरी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हॉबी से वैसे क्वेश्चन नहीं था इस बार, लास्ट ईयर था। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसी को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभी अगर आप देखें कि जो नोटिफिकेशन भी आता है उसमें कहीं पे, मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं है, पर उसमें कहीं पे डीप इंटरेस्ट लिखा हुआ है। अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसको सीरियसली परस्यू करें, तो ऐसा लिखने के लिए वहाँ पे ना डाल दें उसको, क्योंकि अगर कोई आपसे आपने कुछ लिख दिया, जैसे मैंने कुछ लिखा कि मैं स्केचिंग करता हूँ, वहाँ पे अगर उन्होंने एक प्रैक्टिकल सा सवाल पूछ लिया कि कौन सी पेंसिल यूज़ करते हो आप, या सबसे ज़्यादा कौन सी पेंसिल आप यूज़ करते हो स्केचिंग में, या स्केचिंग और ड्राइंग में क्या डिफरेंस है, इतना बेसिक सवाल अगर वहाँ पे मैं फेल हो जाता बताने में, तो उनको लगता है कि ये मैंने फेक लिखा है। राइट। अगर उनको ये लगेगा कि इस बच्चे ने कुछ फेक किया है, नंबर नहीं आने वाले हैं। तो आप सीरियसली सिर्फ वही चीज़ लिखें जो आपने की है, भले से कम चीज़ें लिखें। अगर आपने कम चीज़ें लिखी, करंट अफेयर्स पूछेंगे उसके जवाब दे देना, ऐसा फेक ना करें उसमें कुछ भी, वो सबसे ज़्यादा फेटल हो सकता है उसमें गलत चीज़ें लिखना, या फिर वो चीज़ें लिखना कि जो आपने ऊपर ऊपर से की हैं, कि हॉबीज़ है यार, मैं ट्रैवलिंग मेरा हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है ट्रैवलिंग, बट मैं गया कहीं नहीं हूँ, मैं 2 जगह पे घूमा हूँ, 2 स्टेट में घूमा और ट्रैवलिंग लिख दिया मैंने। अगर इन डेप्थ आपने नहीं की ये चीज़ें, बेटर उसको अवॉइड करें, ब्लफिंग ना करें। ब्लफिंग बिल्कुल ना करें, ब्लफिंग आपकी 2 मिनट में पकड़ी जाने वाली है वहाँ पे। गुड। हाँ, सोशियोलॉजी यक्ष आपका ऑप्शनल था, तो पहला प्रश्न तो ये है कि सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सोशियोलॉजी पर कैसे रुके आप, और अगर मैं अपनी तैयारी शुरू कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या पैरामीटर्स अपनाने चाहिए टू सेलेक्ट माय ऑप्शनल। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जी जी। मैंने सिविल से सोशियोलॉजी चूज़ किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में सोशियोलॉजी चूज़ नहीं किया था अपनी प्रिपरेशन। मैंने कॉलेज में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, बेसिक मैंने चीज़ें एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ी थी। उसके बाद मुझे समझ आया कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है रादर देन माय सिविल इंजीनियरिंग। मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और दूसरा प्रैक्टिकली उसका सिलेबस भी थोड़ा लेंदी था और गाइडेंस कम अवेलेबल थी, सोर्सेज कम थे पढ़ने के लिए। तो एक तो ये चीज़ जो प्रैक्टिकल चीज़ है, इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने सोशियोलॉजी चूज़ किया, सिलेबस भी छोटा था, इंटरेस्टिंग सिलेबस था, सिविल इंजीनियरिंग मुझे लेना नहीं था, मुझे कोई सा दूसरा ऑप्शन लेना था, इसकी वजह से मैंने सोशियोलॉजी चूज़ किया। बट मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं किया था उस टाइम पे कि मुझे सोशल लेना है, एंथ्रो लेना है, PSIR लेना है। बट अभी जब मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिए, अगर मेरे से अभी कोई पूछे कि ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए, तो अभी मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ 2-3 पॉइंट। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर ऑप्शनल है, उसकी 2-3 डिमांड्स हैं। पहला तो उसको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। दूसरा, अगर हमको ऑप्शनल तैयार करना है तो उसके लिए आपको लंबे समय तक वो पढ़ना है। 4 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, कोई बड़ा ऑप्शनल हो सकता है 7 महीने लगे। आपको लंबे समय तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है, और ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती बिना इंटरेस्ट के। अगर सिर्फ ऐसा सोच लिया कि यार ये ऑप्शनल तो बहुत अच्छा मार्क्स आ रहे हैं इसमें, मैंने ले लिया उसको, इंटरेस्ट नहीं है उसमें, सस्टेन करना मुश्किल होगा। आप इन डेप्थ में पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको, आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सोचेंगे यार गलत ऑप्शन ले लिया, दूसरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में जाके ऑप्शनल चेंज करेंगे। इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बिना इंटरेस्ट के ऑप्शनल नहीं कवर हो सकता। दूसरी चीज़ें, थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखें कि कितना बड़ा सिलेबस है, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा हमको फोकस करना चाहिए। और सीनियर से बात करें, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कितनी गाइडेंस अवेलेबल है, कितनी कितना मटेरियल अवेलेबल है पढ़ने के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बुक्स थोड़ी कम अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शनल है जिसके लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं है। फिर मीडियम भी देखें, अपना हिंदी मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्योंकि कभी कभी हिंदी मीडियम में किताबें अवेलेबल नहीं होती। सारी चीज़ों को सोच समझ के ऑप्शनल लें। ऑप्शनल का चयन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लें। अपने खुद को एनालाइज करें, बाकी की आप एडवाइस लें, करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, अपने हिसाब से जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप एनालाइज करो। जैसे मैंने तो कॉलेज में ह्यूमैनिटीज़ के हमारे इलेक्टिव्स होते थे, वहाँ पे मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ा था, कंज्यूमर बिहेवियर करके एक होता है वो पढ़ा था, साइकोलॉजी के अंडर जो उस तरह की चीज़ें थी उसमें पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ा था। तो मुझे तो पता था कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अब मुझे ह्यूमैनिटीज़ का लेना था, थोड़ा एनालाइज किया, लोगों से बात किया कौन सा, तो सोशियोलॉजी लिए। बट इसका चयन बहुत सीरियसली करना चाहिए, सारी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल चीज़ें, मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना बड़ा सिलेबस है,
बाकी जीएस में कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, उन सब के बेस पे ही ऑप्शनल लें। अच्छा, एक यक्ष प्रश्न है कि आपने हिंदी माध्यम में बताया कि बहुत बार स्टैंडर्ड मटेरियल की कमी पाई जाती है, और अगर हम पिछले कुछ वर्षों के रिजल्ट को एनालाइज करें तो हमें सिलेक्शन भी कम मिलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों से। क्या कमी है हिंदी माध्यम के बच्चों में? क्या भाषा एक बैरियर है या कंटेंट अवेलेबल नहीं है? क्या सलाह आप देंगे कि, या आपने क्या नोटिस किया कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है कि उस माध्यम से बहुत अधिक सिलेक्शन या टॉप रैंकर सिलेक्शन कम होता है? मुझे तो लगता है कि मेरे पास शायद इतना कंटेंट नहीं है इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। देखिए, ये तो सत्य है कि कुछ कुछ जगह पे मटेरियल की कमी है हिंदी में, वो सच्चाई है। बट टॉपर्स भी आते हैं हिंदी मीडियम से। इस बार के आप देखिए रैंक 18 है और शायद रैंक 22 या कुछ इतना है उनके पास, उनका भी हिंदी मीडियम है। तो मुझे तो लगता है अगर अच्छे से किया जाए तो मीडियम ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। भाषा कोई अवरोध नहीं होता करेगा, भाषा अवरोध नहीं होना चाहिए। जो जैसे पहले भी बोला, एग्जाम की डिमांड्स हैं, फुलफिल करें, आप फुलफिल करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। अब मीडियम कोई सा भी हो, मैं तो इस बार हिंदी मीडियम लेने का सोच रहा था अपने इंटरव्यू में, शायद वो गलती किया मैंने, हिंदी मीडियम लेना चाहिए था मुझे। तो हिंदी मीडियम से ही बहुत अच्छे लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, इंटरव्यू में भी, मीन्स में भी अच्छे लोगों के आते हैं। बट हिंदी मीडियम वालों का जैसे आपने बताया कम सिलेक्शन है। वैसे मेरे पास डेटा नहीं है, अगर मैं आपकी बात पे ट्रस्ट करूं कि कम सिलेक्शंस होते हैं तो आप उसको एनालाइज करें कि आपके कम सिलेक्शन क्यों हो रहे हैं। क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद स्लो लिख पाते हैं, या शायद हाशिया लिखने में उनको ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ भी चीज़ है, उसको जो शॉर्ट कमिंग है उसको खत्म करे, बिल्कुल दूर करे उसको। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों का ऐसा होता है, सब तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो सब जानते ही हैं। अगर हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, ऐसा होता है, ये रियलिटी है। ट्रांसलेशन अच्छा नहीं होता है। जैसे मुझे याद है DOPTM फेलिसिटेशन प्रोग्राम में एक रवि सिहाग रैंक 18, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था कि एक साल स्टील प्लांट को लोहे का पौधा या इस्पात का पौधा, ऐसा कुछ ट्रांसलेशन था। जो समझ नहीं आ रहा है उसको इंग्लिश में थोड़ा देख लें। तो जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको, वैसे यूपीएससी काम कर रहा है इस सब चीज़ें को, माननीय मंत्री जी ने भी बताया था कि काफ़ी काम कर रहे हैं यूपीएससी इन सब चीज़ों पे, हिंदी में मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए। बट जो अभी कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में, वो थोड़ी सी एनालाइज करें कि हिंदी मीडियम से क्यों सिलेक्शंस नहीं हो रहे, उसको करने की कोशिश करें, ख़त्म करने की कोशिश करें। बाकी अल्टीमेटली तो मुझे लगता है मीडियम इतना ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। आप टॉपर हैं इस एग्ज़ाम के, तो आप तो बहुत पढ़ते होंगे। एक प्रश्न कॉमन सा है बच्चों का कि सर कितने घंटे पढ़ें? तो आप 22 घंटे भी पढ़ा जा सकता है, कई लोग कहते हैं 18 घंटे पढ़ना है। तो आप अगर इस पर सलाह देंगे तो सबसे अधिक ऑथेंटिक होगा कि आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि कितने घंटे की तैयारी रिक्वायर्ड है, और कितना मिथ है क्योंकि इसमें बहुत अफवाहें हैं इस क्षेत्र में। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें नंबर ऑफ आवर्स की जगह आउटपुट देखना चाहिए। हो सकता है आप 4 घंटे पढ़ के भी उतना आउटपुट ला दें जो आप 10 घंटे पढ़ के लाते हैं। Correct. मैं एक बुक पढ़ा था, एक बुक है डीप वर्क करके, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छे से बताया कि जब डीप वर्क मतलब फुल फोकस, कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ एक ही चीज़ को करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो उसमें आउटपुट बहुत अच्छा आता है। अगर कोई 4 घंटे डीप वर्क कर रहा है तो हो सकता है बाकी जो स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ने शायद वो भी इतना आउटपुट ना ला पाए। तो मैं नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या फिर जो रिजल्ट है हमारा, जो आउटपुट है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बट अगर आप पूछे मैं कितने घंटे पढ़ता था, जब मैंने शुरू किया 2018 में, सीरियसली जब मैंने शुरू किया था, तब मुझे बहुत ज़्यादा जोश भी था। जोश तो अभी भी एक है, बट जो इंटरेस्ट था नई नई चीज़ें पढ़ने का, मुझे पर्सनली, मुझे जब मैं नई किताबें पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अमेज हो जाता था, यार कितनी अच्छी चीज़ है, तो मैं पहले से जानता नहीं था। बट जब रिवीजन आता था तो मुझे थोड़ा बोरिंग लगने लगता था। इसी बोरियत को कम करने के लिए मैंने अपने सोर्सेज भी काफ़ी ब्रॉड कर दिए थे। लास्ट में सोशियोलॉजी के बहुत सारी किताबें में पढ़ा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता था पढ़ने में। पहले अटेम्प्ट में मैं 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, मुझे लगता है एवरेज भी 8 घंटे से ऊपर होगा मेरा। मैं काफ़ी पढ़ता था क्योंकि क्लास भी जाना होता था, उसके भी घंटे ऐड करके उसमें, तो मैं काफ़ी पढ़ लेता था। जब सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में थोड़ा मेरा पढ़ाई कम हुआ, 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, कभी 8 घंटे होता था, कभी 3 घंटे भी होता था, तो एवरेज 6 घंटे के आसपास होगा, 5 घंटे भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग था। आपको ये ना समझे कि 6 घंटे ये तो झूठ बोल रहा है, 6 घंटे पढ़ के नहीं हो सकता, बट उसके पीछे मेरा हार्ड वर्क तो देखो, जो मैंने फाउंडेशन क्रिएट किया अपने पहले अटेम्प्ट में इतना ज़्यादा पढ़ के, तो फर्दर अटेम्प्ट से मुझे कम पढ़ के भी शायद मुझे हेल्प मिली। तो नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं और आउटपुट कितना आपका आ रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा यक्ष, एसे पेपर जो है आपका, आपको बहुत अच्छे नंबर आए हैं एसे में, तो एसे में आजकल देख रहे हैं सेक्शन ए आता है, इस बार तो कोटेशंस बहुत एब्स्ट्रैक्ट टाइप का दे देता है, तो एक स्टूडेंट कैसे इतने कोटेशंस को इकट्ठा करे, और अगर ये पॉसिबल ह्यूमनली नहीं है तो अनएक्सपेक्टेड कोटेशंस या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उसको किस एंगल से देखे जो आपके जैसा नंबर ला पाए या अच्छा नंबर ला पाए? देखिए, पहली चीज़ तो मेरा नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, 130 मार्क्स मुझे तो लगता है शायद एवरेज के आसपास होंगे। ठीक है, बट चूंकि क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स थे वो फिलोसॉफिकल थे, तो हमको एक ऐसा माइंडसेट बनाना है अपना कि फिलोसॉफिकल एसे से डरे ना। पहली चीज़ तो क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं किया था एसे के लिए, मैं फ्रेंकली बताऊं, मैं कोई कोटेशन नहीं लिखा था, कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन्स मैंने नहीं तैयार किया था, मैं सिर्फ ऐसे ही गया था। एक बुक थी अनुदीप दुरुशेट्टी की, वो 2017 के साथ टॉपर है, उनकी एक बुक थी, मैंने वो उससे थोड़ा हेल्प लिया था कि उन्होंने बताया था कैसे लिखना है। मैंने वो पढ़ लिया था पर उसको कोई प्रैक्टिस नहीं किया कैसे लिखना है। अब अगर फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं या जीएस के भी आते हैं, कोई भी जीएस रिलेटेड आते हैं, सबसे पहले काम हमारा होना चाहिए कि उस टॉपिक को समझा जाए, क्योंकि ऐसे में अगर डाइग्रेस हो जाएंगे हम ऐसे से तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये फॉर श्योर है। हमको अपने पूरे ऐसे में जो डिमांड है ऐसे की, जो पूछना चाह रहा है वो, उस पर स्टिक रहना है। सबसे पहले तो जो ऐसे है उसके एक एक वर्ड को समझें, किसी भी वर्ड का अगर मीनिंग नहीं पता तो उसको छोड़ के दूसरा ऐसे चूज़ करें। जैसे एक ऐसे था इस बार का, उसमें एक फार्स करके एक वर्ड था जो मुझे नहीं पता था इसका क्या मीनिंग होता है। पूरा ऐसे का टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था, मुझे लग रहा था कि इसमें मैं अच्छे से लिख पाऊंगा, और मुझे फार्स का मीनिंग नहीं पता था, वो मुझे छोड़ना पड़ा ऐसे। उस वजह से किसी भी मीनिंग, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है उसको छोड़ दें। जो पूरा टॉपिक है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एक एक वर्ड में डिवाइड कर लें, उसको बहुत सीरियसली लें कि प्लूरल में वर्ड है कि सिंगुलर में है, इज़ यूज़ किया गया है कि वॉज यूज़ किया गया है, क्वेश्चन टॉपिक नेगेटिव में जा रहा है कि पॉजिटिव साइड में जा रहा है। उस सबको, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें, उसी के बाद हम रिलेवेंट ऐसे लिख पाएंगे। जब भी हम ऐसे अपना लिखें, दिमाग में ये रखें कि टॉपिक में ये पूछा गया था। अगर बीच से कोई भी पैराग्राफ उठा के देखा जाए, इवेल्युएटर को दिखना चाहिए कि ये पैराग्राफ जो पूछा गया उसी से रिलेटेड है, इधर उधर डाइग्रेस ना हो। उसके लिए पहले से एक स्ट्रक्चर तैयार कर ले, एक परफॉर्मर तैयार कर ले, हेडिंग्स बना ले, मेजर किस बारे में आप लिखना चाहते हैं, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो जैसे मैंने बताया दुरुशेट्टी सर की बुक, उसमें काफ़ी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि पैराग्राफ्स को कैसे लिंक करना है, कैसे हमें नए नए डायमेंशंस डालने हैं, कैसे हमें इंट्रोड्यूस करना है। एनेक्डोट को, जैसे बोलते हैं कि एनेक्डोट को इंट्रोडक्शन में लिख के कंक्लूजन में उसको कनेक्ट करना होता है। अब देखिए, मैं बुक पढ़ा, मुझे पता है, अब मैं ये नहीं जानता कि मैंने कितना इंप्लीमेंट किया है उस चीज़ों को, बट उससे हेल्प ज़रूर मिली मुझे। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखा जाए। बाकी सब तो अगर फिलोसॉफिकल भी ऐसे आता है उसको आप सही से इंटरप्रेट करें। जो जीएस का नॉलेज है, सोशियोलॉजी का मेरा नॉलेज, उसी से ऐसे बन जाता है। 130 आ जाएगा उससे, बाकी 150 आए ना है वो अलग बात है। अच्छा, न्यूज़पेपर से रिलेटेड एक प्रश्न है यक्ष कि कितने न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना है, मैं नोट्स बनाऊं उससे, नहीं बनाऊं, क्या आप बनाते थे या नहीं बनाते थे, तो क्यों नहीं बनाते थे? तो ये एक बड़ा मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन है। कुछ कहते हैं 2 न्यूज़पेपर, 1 न्यूज़पेपर, 3 न्यूज़पेपर, नोट्स बनाए ना बनाए, कैसे पढ़ें न्यूज़पेपर? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर्स, अभी इतना बड़ा सिलेबस है हमारा, कम समय है हमारे पास, तो एक न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ना मुझे लगता है फिजिबल नहीं है, बुद्धिमानी भी नहीं होगी। एक न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई भी पढ़ें, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कुछ भी पढ़ें, एक न्यूज़पेपर पढ़ें, बट उसको रिलीजियसली पढ़ें, बहुत सीरियसली उसको पढ़ें। अल्टीमेटली फिर से मैं, जैसे पहले मैंने बोला, रीड ना करें, समझे चीज़ों को। कुछ समझ नहीं आता है, गूगल करें, कुछ अगर गूगल समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब पे जाके देखें, उसको समझे न्यूज़पेपर को। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, मैंने नोट्स बनाए थे, तीनों अटेम्प्ट में मैंने नोट्स बनाए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में पेन एंड पेपर बनाया, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में एवर नोट पे बनाए। और मैंने गलती ये किया कि मेरे नोट्स काफ़ी बल्कि हो गए थे। अगर नोट्स बल्कि हो जाते हैं, रिवाइज़ नहीं हो पाते हैं। और मैं फ्रेंकली बताऊँ, जितने मैंने नोट्स बनाए थे उस साल, वो कभी रिवाइज़ नहीं हुए मेरे। तो ये जो गलती है बहुत बल्कि नोट्स बनाने की, ये गलती ना करें। नोट्स शॉर्ट में बनाएं, क्योंकि न्यूज़पेपर में चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। अगर कुछ है, कोई भी टॉपिक है, सपोज इंडिया चाइना रिलेशंस है, तो वो बार बार रिपीट होगा, आपको पॉइंट्स वैसे ही याद आ जाएंगे। नोट्स में सिर्फ वो चीज़ें बनाएं जो चीज़ें आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और हम भूल सकते हैं। जैसे कोई डेटा है, कोई कमेटी की रिकमेंडेशंस है, या फिर कोई एग्रीमेंट है, जैसे इंडिया चाइना रिलेशंस के बीच में कोई एग्रीमेंट है, बॉर्डर एग्रीमेंट है, उसके लिए बस शॉर्ट में बनाए नोट जो जल्दी से रिवाइज होता है। अगर बड़े नोट्स बनाएंगे कभी रिवाइज नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है। न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका हमारा ये होना चाहिए कि हम न्यूज़ पे फोकस ना करके
उसके पीछे का जो हमारा सिलेबस से रिलेटेड चीज़ है उस पर फोकस करें। जैसे हो सकता है कि न्यूज़ आर्टिकल आए कि मणिपुर में एमएलए के एंटी डिफेक्शन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, तो ये न्यूज़ हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एंटी डिफेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आप देखें कि एंटी डिफेक्शन क्या है, कैसे काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि आप 3 महीने में जितने भी समय में आप डिसीजन लें, क्या ये एंटी डिफेक्शन में 10th शेड्यूल में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यों बोला। तो इन सब चीज़ों को कंटेक्स्ट में पढ़ें, समझें बहुत अच्छे से, चीज़ों को गूगल करें बार बार, जो समझ नहीं आता इमेजेस देखें, यूट्यूब देखें, या फिर कुछ भी पढ़ें उसको समझें। समझना ज़रूरी है। अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो फिर बाद में बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि न्यूज़पेपर से आप बेनिफिट नहीं हो। या बेनिफिट होता तब जब अच्छे से पढ़ते हैं, उसको होलिस्टिकली पढ़ते तभी। मैं तो बोलता हूँ मेरे मेंस में सबसे बड़ा योगदान सिर्फ न्यूज़पेपर का है। जितने मेरे मार्क्स आए हैं सबसे बड़ा योगदान न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी राय में। तो यक्ष, हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपर्स के मार्कशीट देखे, और एक चीज़ जो हमने नोटिस की है कि जीएस का पेपर 3 टॉपर्स के लिए भी चैलेंजिंग रहा है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ बहुत अच्छे नंबर आए, 100, 125 से ऊपर आए। थर्ड पेपर एक चैलेंज रहा है। हम पिछले 3-4 सालों में अगर देखें, क्या प्रॉब्लम आती है थर्ड पेपर में, जीएस पेपर 3, और कैसे उसको कोप किया जा सकता है, या बच्चे क्यों नहीं कर पाते उसको कोप? प्रॉब्लम क्या है पेपर 3 के साथ? देखिए, मैंने तो ऐसा पेपर वाइज अलग तैयारी नहीं की थी। मुझे तो लगता है मैं पिछले अटेम्प्ट में भी और इस अटेम्प्ट में भी तीनों में सेम कंटेंट लिख के आया था। डायग्राम्स मैंने बनाए इस अटेम्प्ट में तीनों में बनाए, डेटा लिखा तीनों में लिखा, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सेम ही लिखा तीनों में, जिस तरह से मैं नेचुरली लिखता था अपना। अब मुझे नहीं पता कि उसमें मेरे मार्क्स क्यों कम है। मेरा उसमें 99 मार्क्स है और लास्ट ईयर शायद 88 या 90 मार्क्स था। लास्ट ईयर मेरा उसमें GS3 में सबसे कम मार्क्स था। अभी मुझे ये नहीं पता कि क्यों कम आए, पर अगर कोई मेरे से पूछे कैसे तैयारी करना चाहिए, तो मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो जनरिक GS 1, 2, 3 तीनों के लिए वो एप्लीकेबल है। जैसे मैंने बताया था पहले कि डायग्राम, डेटा, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर कंक्लूजन, जो भी लिखे रिलेवेंट लिखें, सिंपल लैंग्वेज में लिखें, मेटाफर फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कीवर्ड्स यूज़ ना करें। कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो शायद हो सकता है एग्जामिनर को समझ ना आए। चीज़ों को एकदम सिंपल बना दें, एग्जामिनर को कुछ भी दिक्कत ना हो आपका आंसर समझने में। प्रॉपर हेडिंग्स डालें, हो सके तो हेडिंग ब्लैक पेन से डाल दें और अच्छी विजिबिलिटी आएगी। इंट्रोडक्शन एकदम ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन लिखें, मतलब जिसमें जैसे हम बोलते हैं कि प्रीमाइस सेट करें हमारा इंट्रोडक्शन, प्रॉपरली कंक्लूड करें। ऐसा ना करें कि एक में इंट्रोडक्शन लिख दिया, कंक्लूजन भूल गए क्योंकि आज समय नहीं है। कंक्लूड ज़रूर करें आंसर को, सारे क्वेश्चंस को कवर करें, अपनी कॉपी में यूनिफॉर्मिटी रखें। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करें, उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ वर्ड्स लिखें जितने नंबर ऑफ वर्ड्स आप उस क्वेश्चन में लिख रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉमन है। वैसे GS3 स्पेसिफिक शायद ना हो ये चीज़ें, इस सारे में, और मैं शायद ना बता पाऊँ इस चीज़ को GS3 की तैयारी कैसे करें। मैंने तो नहीं सेग्रीगेट अलग से नहीं किया था, अलग से ऐसा कुछ नहीं किया। जो मैं करता था वो सारे पेपर्स में ऐसे ही करता था। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है यक्ष, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, मुझे IAS बनना है। क्या इसके लिए दिल्ली आना आवश्यक है, या मैं अपने जगह पे भी कर सकता हूँ? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है कि डू आई नीड टू कम टू दिल्ली ओनली, कि मुझे IAS बनना है तो दिल्ली आना ही होगा, या मैं अपने जगह पे भी रह के कर सकता हूँ? क्या डिफरेंस आता है? और क्या मैं अपने घर पे रहकर, मैं अपने रिमोट एरिया में रहकर, फूडिंग लॉजिंग का एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है दिल्ली आने पर? आपका टेक क्या है इस पर? देखिए, मैं कोविड टाइम में ऑलमोस्ट पूरा टाइम घर पे ही रहा, और मेरे घर पे तो काफ़ी दिक्कत है, इंटरनेट की समस्या है वहाँ पे। सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप घर पे मंगा सकते हैं, न्यूज़पेपर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आता है किसी के लेक्चर्स देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, सब कुछ चीज़ तो अवेलेबल है। अभी और क्या चाहिए कि स्टूडेंट को सिलेक्शन के लिए? जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मटेरियल आप लिख सकते हैं, किसी का टेस्ट सीरीज लिखना है लिखिए, उसको PDF बनाइए, पोस्ट कर दीजिए, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो डरना किस चीज़ का है? रिमोट एरियाज में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप बिल्कुल IAS बने। इसके लिए यहाँ आना कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि कंपलसरी नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप अगर घर पे हैं तो आप समय निकाल पाए, कि इतना डिस्ट्रैक्शंस ना हो कि घर पे कुछ दिक्कत है या फिर रिलेटिव्स आते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है। डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप घर पे रहें, कहीं भी रहें, आप पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए। अगर आप दिल्ली रह के 10 घंटे निकाल पा रहे हैं, घर पे रह के भी 10 घंटे निकाल पा रहे हैं, तो इक्वली गुड है। पर ऐसा है कि आप दिल्ली में 10 घंटे निकाल पा रहे हैं, घर पे 3 घंटे निकाल पा रहे हैं, तब फिर दिक्कत है।
और बाकी बेसिक मटेरियल हर जगह अवेलेबल है। आजकल तो आपका जैसे बायजूस है, बहुत सारे ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है, कुछ समझ नहीं आता है तो तुरंत गूगल करते हैं, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिलता है कहीं से सब्सक्रिप्शन ले लें, सब कुछ अवेलेबल है। वेरी गुड, आपने बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को बताया बच्चों को। अगर हम लास्ट में कहें कि यक्ष चौधरी का सारांश क्या है, अगर यक्ष को एक मंत्र देना है अपने एस्पिरेंट्स को जो तैयारी करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहा, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, मेरी जितनी भी तैयारी है अगर मैं उसको निचोड़ दूं तो उसमें से एक ही चीज़ निकलेगी, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। चाहे वो ऑप्शनल हो, एथिक्स हो, जीएस हो, कुछ भी हो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कुछ भी हो, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये मेरी पूरी प्रिपरेशन का फाउंडेशन था। उसके अलावा जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है, जैसे पहले हम काफ़ी बात किया कि प्रॉब्लम्स को समझे, कहाँ दिक्कत है, एग्ज़ाम की जो रियलिटी को समझे कि भाई हो सकता है डिजर्विंग हो बट आप सिली मिस्टेक्स की वजह से शायद सेलेक्ट ना हो पाए, उसको समझे, अपना इंटरनल मोटिवेशन हाई रखें। सबसे बड़ा ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे ये है कि प्रॉब्लम्स को समझे कि आप किस वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्या प्रीलिम्स में आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाया, या आप अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाए चीज़ों को, क्या आपके फैक्ट कमज़ोर थे, या आपके कंसेप्ट कमज़ोर थे, क्या आप मेंस में अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाए, क्या आपने आंसर्स में अपना डेटा ऐड नहीं किया, डायग्राम्स ऐड नहीं, कहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत को समझे। अगर बार बार फेल हो रहे हैं, अगले अटेम्प्ट में सब अच्छा हो जाना है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद यक्ष आपको। थैंक यू। सो वी हैड अ वेरी एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन, very delighting conversation with All India Rank 6, Mr. Yaksh Chaudhary. Yaksh discussed about all three stages of this examination. The funda to clear prelims examination, how to minimize the unpredictability part, how to maximize your marks in your mains examination, and what should be your approach towards the personality test. Yaksh also discussed with us the common mistakes that we commit or that we ignore while preparing for the civil services examination. How many number of hours do we need to study? Yaksh was very clear about it. You need not study for 20 hours a day. How many newspapers you should refer to? And in the message, which I 100% concur with, Yaksh told our students that conceptual clarity and strong foundation plus deep sense of introspection is needed. It is very much achievable and anyone can crack it, irrespective of the background of the student, irrespective of the location of the student. A student can clear this examination. Thank you so very much, Yaksh. Thank you.